हाँ तो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 और ये क्लास 10th का है। एनसीईआरटी सिलेबस से है। ओके दोस्तों, तो पहले तो ये समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण दोस्तों हम उसे कहते हैं जिसकी चर राशि का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x है और इसका घात कितना हो गया, एक हो गया, यानी कि इसका घात क्या होता है, एक होता है। उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा समीकरण जिसके चर राशि का घात अधिकतम एक हो, उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और समीकरण क्या होता है, जो किसी डिजिट के बराबर हो। जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर कोई डिजिट हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, etc। इस प्रकार कोई भी रियल नंबर। ओके दोस्तों, इसे कहते हैं हम रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका चर हमारा जो है x है, यहाँ पे जो चर है y है, और इसका जो घात है वो क्या है, एक है, प्लस में एक है। ओके दोस्तों, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रैखिक समीकरण। और यहाँ पे दो चर का नाम दिया है, दो चर वाले। तो दो चर मतलब कि देखिए, एक ये अलग है चर, ये एक अलग है, यानी कि x अलग है, y अलग है, इसे कहते हैं दो चर। और एक चर में पूछता रैखिक समीकरण, तो हम ये करते ax प्लस सी कर सकते हैं बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक चर, जिसमें एक ही चर हो, उसे हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके दोस्तों, तो इसमें हमें पढ़ना है और इसमें जो है ग्राफ विधि से हल भी करना है समीकरणों को। तो ग्राफ विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि x अक्ष है, यह x डैश है, यह y है, और ये y डैश है, और ये प्रत्येक चतुर्थांश जो है 90 डिग्री पर होता है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि कोई बिंदु मिल गया हमें, तो बिंदु जैसे यहाँ पे x है, यह y है, तो इसको हम कहते हैं भुज। इसको कहते हैं दोस्तों भुज, इसको भुज कहते हैं, और इसको कोटि कहते हैं दोस्तों, y वाले को कोटि कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी समीकरण हमारा दिया रहेगा, उसका जो है पहले हम भुज और कोटि प्राप्त करेंगे, और भुज कोटि निकाल करके, और इसको हम क्या करेंगे कि x अक्ष पे, तो ये होता है हमारा प्लस अक्ष, यानी कि पहले हम कभी भी चलेंगे तो निर्देशांकों को x अक्ष पे चलेंगे, फिर y अक्ष पे चलेंगे। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे x अक्ष है, तो मान लीजिए कि आपका मिल गया, दो बिंदु हो गया, जैसे एक 2 है, एक हो गया मान लीजिए 3 है, फिर दूसरा बिंदु हो गया -2 -3, इस तरह से हो गया, या फिर एक हो गया 2 और -3 हो गया, etc। कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए हो गया -2 और 3 हो गया। ओके दोस्तों, तो इसको अगर हम संख्या रेखा पर इस पर प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे, देखिए पहले यह होता है हमारा x, ये होता है y, फिर इस तरह से ये x, ये y, ये x, ये y, ये x और ये y। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x अक्ष पे देखते हैं दोस्तों। तो x अक्ष पे देखिए, यहाँ पे जो है x अक्ष, वो x अक्ष आपका ये है, और ये इस बिंदु को अगर चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह मूल बिंदु होता है यहाँ पे 0 0, जिसे o से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है 0 और 0, तो ये मूल बिंदु होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यह है आपका क्या चीज़, 2 है, तो 1 2, और अक्षांशों पे जो दूरियां ली जाती है वो हमेशा सदैव बराबर दूरी ली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 हो गया, यह देखिए y पर हमें कितना चलना है, 3, तो प्लस वाला हमारा ये होता है, माइनस ये होता है, इधर क्या होता है हमारा माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो देखिए 2 कदम हमें इधर चलना था, तो ये मान लीजिए कि 2 कदम आप पे आ गया। इसके बाद ये है आपका 3 कदम पे चलना है, तो y वाले पर 3 कदम दोस्तों, वो भी प्लस वाले पर, क्योंकि प्लस है y का मान। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको अच्छा से भी बताएंगे अभी, पहले एक थोड़ा साभा मात्र के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो लाइन यहाँ पे काटते हैं, और यहाँ पे जो काटेगा वही इसका निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए इसे a ले लिए, a से हो गया कितना 2 और 3 हो गया, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी दर्शाएंगे, तो ये देखिए माइनस है, तो तीनों में जाएगा दोस्तों, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। जैसे देखिए अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये आपका मान लीजिए कि आपका ये चतुर्थांश है, या x अक्ष है, या x डैश है, या y है, या y डैश है। यहाँ पे जो होता है o होता है, इसका निर्देशांक जो मान लीजिए कि ले लेते हैं 0 0, तो यह 1 2, यहाँ पे आ जाए 3,
ये हो गया 4, इस तरह से 5 डैश डैश आगे चलते जाएंगे। इस पर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5 होगा इस तरह से, या 1, फिर 2, 3 और ये हो गया 4। इस तरह से ऊपर और बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3 और देखिए दोस्तों, ये जो रेखा होता है इस पर ये एरो का निशान बना होता है, तीर का। इसके मतलब कि और भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम नंबर को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइन को आगे बढ़ा के और भी नंबर को स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि हमें चलना है 2 और 3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 3 चलना है, मतलब कि एक अक्ष पे, अभी बताए हैं कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक अक्ष पे 2 कदम, 2 कदम हो गया, वाई अक्ष पे 3 कदम। तो यहाँ से हम ऐसे लंबवत चलते हैं परपेंडिकुलर के रूप में, यहाँ पे मिला दिए 2 पर, और ये हो गया मान लीजिए ए हो गया, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3। ओके दोस्तों, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो गया, तो हम कहाँ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। तो 1, 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, फिर ये 3 पर चलना है, ये हो गया, तो ये हो गया मान लीजिए कि बी, और इसका हो गया निर्देशांक -2 और कितना 3। अब देखिए दोस्तों, तो इसको हम क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके ऐसे एक रेखा प्राप्त करते हैं। इसी को हम रेखा कहते हैं, जो कि रैखिक होगा, और समीकरण मतलब किसी भी डिजिट के बराबर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं 3.1 प्रश्नावली। तो रैखिक समीकरण जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो भी 2 चरों में। ओके दोस्तों, 2 चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1 है दोस्तों। इसका हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि पहला है ये सवाल कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब कोई आदमी है, प्रश्न लिख दे रहे हैं। पहला है, प्रश्न पहला है दोस्तों, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ये क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जगह छोड़े हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देंगे। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सब आयु संबंधित क्वेश्चन हो तो पहले हम वर्तमान की आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हल पे आते हैं और लिखेंगे माना आफ्ताब की उम्र, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, कितना है, x मान लेते हैं, x वर्ष है। वर्तमान मतलब जो फिलहाल में चलता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पुत्री का भी आयु मान ली जाए। तो माना पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब देखिए, प्रश्नानुसार में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो प्रश्नानुसार में लिख लिया जाए, प्रश्नानुसार। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह x है और ये क्या है, y है। ओके दोस्तों, तो अब ये हमारा आफ्ताब की उम्र है x वर्ष और y है पुत्री की उम्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे माइनस में, तो ये भी 7 वर्ष पीछे चली जाएगी, पुत्री भी। ओके दोस्तों, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। किससे, पुत्री से 7 गुनी आय का था, ये होगा दोस्तों। उसके बाद फिर बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो ये हमारा जो बनेगा वो पहला समीकरण बनेगा। तो इसको हम पहला समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो गया x, फिर हो जाएगा -7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू कितना होगा 7y, और माइनस होगा 7 7 जब 49, मतलब 49। इसको इधर लेके आएंगे, कान पकड़ के खींचो इधर,
तो कान पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, मतलब ये रोते हो जाएगा, मतलब कि प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -7y, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया -49, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x -7y इजकल टू, इसको घटा दीजिए कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस, और 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे हो गया 4, और ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ओके दोस्तों, इसी तरह से अब देखिए, ये तो प्रथम शर्तानुसार था, यह था प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार था दोस्तों। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहे हैं, देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब x बराबर y पहले कर लीजिए, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद होगा तो आगे जाएगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें भी प्लस करना पड़ेगा 3 वर्ष बाद के लिए। ओके दोस्तों, तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। अब ताप बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 3 गुनी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो x + 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 3y + 9 हो जाएगा। इसको इधर खींचो कान पकड़ के, तो देखो x ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 9, ये हो जाएगा -3, और इसको कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा x और -3y इसको समीकरण कर लेते हैं हम दूसरा। ओके दोस्तों, अब ये कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है, मतलब ये सही है। फिर बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो हमारा बन गया बीजगणितीय रूप, एक ये समीकरण बन गया, एक ये समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है दोस्तों। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे अभी बताए थे, इसके लिए हमें सारणी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए सारणी एक तैयार कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, सारणी एक तैयार कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। ये पहले समीकरण के लिए अगर सारणी बनाते हैं तो देखिए ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ, ये सारणी। देखिए दोस्तों, अगर समीकरण 1 के लिए इसको कर देते हैं समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए। ओके दोस्तों, और इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मान को पुट करेंगे पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पे रफ कार्य के लिए आपको बता दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण आपका है। तो लिखेंगे कि x बराबर 1, या फिर x बराबर 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, या x बराबर 42 भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी। तो अगर x बराबर 42 रखेंगे दोस्तों तो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पे करते हैं कि x बराबर अगर 42 रखते हैं, ठीक है, 42 अगर रखते हैं वो भी किस में, माइनस में 42, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। यह x बराबर अगर -42 रखते हैं दोस्तों तो ये किस में, समीकरण 1 में। ओके दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा -42 और -7y इजकल टू -42, और इसको उधर लेके जाएंगे तो कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचा 7y इजकल टू हो गया 0, तो y इजकल टू हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, तो देखिए हम क्या किए, x का वैल्यू कितना रखे इसमें, x का वैल्यू अगर -42 रखे हैं इसमें, -42, तो हमारा y का वैल्यू कितना है, 0 आया है। इसी तरह से दोस्तों अगर इसका मान 0 रखते हैं, x का मान अब रख लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर -7 रखते हैं तो ये आ जाएगा 5 आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। इसी तरह से और भी रखेंगे तो -15 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, रखेंगे। उसके बाद हम इसका जो है
ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा जानते हैं? देखिए, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश अक्ष, ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया वाई। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको करेंगे तो हमें कितना चाहिए? एक्स पर 42 चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे माइनस की तरफ में, तो -42 हो गया। और वाई पर कितना है? 0 चलना है, तो यहीं पे 0 ही हो जाएगा इसका। उसी तरह से हमें 2 बिंदु ज्ञात करना होगा कम से कम ऐसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर x बराबर 0 चलना है, मतलब 0 इसी पर चलना है, तो y पर कितना? 6 कदम, 1 2 3, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 6 आपका। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो गया बिंदु। तो इसका जो पहले का समीकरण बनेगा वो इस तरह से बनेगा दोस्तों कुछ। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1। ओके दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। तो 1 के लिए इसका निर्देशांक भी लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा निर्देशांक? इसका निर्देशांक हो जाएगा, देखिए पहले एक्स अक्ष वाला, तो माइनस कितना हो गया? 42 और 0, और इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों कितना? तो x पर 0 है, y पर 6 है, तो 6 हो गया। ओके दोस्तों, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरे को भी, इसका दूसरे समीकरण को हल करके हम बनाएंगे तो ग्राफ हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये बीजगणितीय में था ये वाला, और ये हो गया आपका ग्राफीय रूप में। तो इसका दूसरा समीकरण आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग खुद ही बनाइएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। ओके दोस्तों,